कहानी काश उस दिन। मैं प्रज्ञा अपने हॉस्टल के खाली रूम में पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियों को बहुत गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पंखुड़ियां मुझसे कह रही हूं, तुम अपना जीवन खत्म कर लो प्रज्ञा, तुम्हारी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम बहुत बुरी हो, तुमने अलका को जीते जी मार डाला है प्रज्ञा, आओ अपनी जिंदगी खत्म कर लो और मुक्ति पा जाओ इस दर्द से। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊंची इमारत से छलांग लगाने से पहले मेरा हाथ थाम कर मुझे बचा लिया हो। मैं चौंक कर उठी तो देखा मेरा फोन वाइब्रेशन पर था और जोर जोर से घनघना रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा पसीने से तरबतर था। नवंबर के महीने में ऐसा हाल हो रहा था जैसे जून के महीने में होता है। फोन अलका का था। अलका और जून के महीने को शायद ही मैं कभी भूल पाऊं। एक एक बात मुझे ऐसे याद है जैसे हर बार उस बात को याद करते हुए कोई फिल्म आंखों के आगे चल रही हो, जैसे बुझा हुआ सा दिल को चीरने वाला कोई बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म के नाकामयाब होते किरदार और दर्दनाक अंत, ये सभी बातें मुझे आज भी ठीक से ना तो सोने देती हैं और ना ही इस कमरे में चैन से रहने देती हैं। कई बार वार्डन मैम से कहा भी था मैंने कि नहीं रहना मुझे इस रूम में, लेकिन हर बार वो बस यही कह देती हैं, अरे प्रज्ञा तू जानते हैं ना सारे रूम फुल हैं, बता कहाँ से दूँ तुझे दूसरा कमरा, जब होगा तो मैं खुद बता दूंगी तुझे, चल जा अभी। अलका बार बार फोन कर रही थी, लेकिन आज मुझे नहीं उठाना था उसका फोन। आज नहीं सुनना चाहती थी मैं उसका रोना, उसकी सिसकियां लेना, जैसे वो तब ले रही थी जब पिछले साल जून के महीने की चिलचिलाती धूप में एक कैब हॉस्टल के गेट के बाहर अलका का इंतजार कर रही थी और अंदर अलका जल्दबाजी में अपना बैग पैक कर रही थी। उसे इस तरीके से हड़बड़ाते रोते हुए बैग पैक करते देख मैंने देखा तो मैं चौंक कर पूछने लगी, क्या हुआ अलका? अलका ये क्या है ये सब? मैं अभी अभी क्लास से आ रही थी, बैग भी अभी मेरे कंधे पर ही था। अपने कंधे से बैग उतारते हुए अलका से एक बार फिर से पूछा मैंने, अलका क्या हुआ, कहाँ जा रही है? और ये नीचे कैब, ये तूने बुलाई है क्या? अलका ने अपने बाल एक क्लेचर से बांधते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, मैं जा रही हूँ प्रज्ञा, अब और नहीं रह सकती, और अगर आज नहीं गई तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। शाम तक पापा यहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे घर ले जाएंगे, इसीलिए मुझे जो भी फैसला करना है अभी इसी वक्त करना होगा। मैंने अलका का हाथ थामते हुए उसे सहारा देते हुए बैठाया और उसे पीने के लिए पानी देते हुए कहा, अलका क्या हुआ, मुझे समझाएगी? और अंकल तुझे लेने क्यों आ रहे हैं अचानक? अलका ने पानी की घूंट भरते हुए कहा, प्रज्ञा पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और वो चाहते हैं कि मैं लड़के से मिलकर जवाब में सिर्फ हाँ कहूँ, क्योंकि उनके हिसाब से ना कहने का हक सिर्फ लड़के को होगा, मुझे नहीं। अब तू बता मैं कैसे इस सब के बीच पापा को मनीष के बारे में बताऊं, जबकि मनीष तो अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुआ, इसी साल तो आया है वो मेरे लिए गुड़गांव, अभी तो उसने जॉब स्टार्ट किया ही है। वो नहीं देखेंगे कि वो कितना मेहनती है और किस पोजीशन पर है, वो देखेंगे बस ये कि लड़का नौकरी करता है और उनके लिए इतना काफ़ी है एक ना कहने को। मैंने मनीष को सब बता दिया है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फिर हम दोनों देख लेंगे जो भी होगा। अलका ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी बात खत्म की और वापस अपने बैग में कपड़े बेतरतीब ढंग से लगाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि अलका इस तरह से अपने माँ बाप को धोखा देकर चली जाए, और शायद उस वक्त मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने अपने मन में खुद से कहा, और मेरा क्या? अलका के चले जाने के बाद सारे सवाल तो मुझसे ही पूछे जाएंगे ना, मुझे परेशान किया जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो मैं ही रहती हूँ ना। मेरी पढ़ाई मुश्किल में आ जाएगी और पापा मुझे वापस सहारनपुर ले जाएंगे। मैं किसी और की बेवकूफ़ी के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती।
हो सकता है मैं गलत ही सोच रही हूँ। हो सकता है कि अलका के पापा मान जाए और सब ठीक हो जाए, ना मुझे और ना ही अलका को अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़े। मैं खुद के सवालों के जाल में इस तरह फंसा हुआ महसूस करने लगी जैसे किसी मछुआरे के जाल में एक मछली। मैं छटपटा उठी। मैंने अलका का नाम लिया ही था कि तभी अलका का फोन बजा। कैब ड्राइवर का फोन था। फोन स्पीकर पर था तो ड्राइवर ने कहा, मैडम कितना टाइम लगेगा, मुझे और भी काम है। आपकी राइड का पैसा बढ़ता जा रहा है, आइए जल्दी, नहीं तो अपनी तरफ से कैब कैंसिल कर दो। अलका ने झट से कहा, नहीं भैया मैं आ रही हूं, रुको आप। इतना कहकर कैब ड्राइवर ने कॉल काट दिया। अलका ने अपना बैग उठाया तो मैंने उसका बैग कसकर पकड़ते हुए कहा, अलका मेरी बात को ध्यान से और शांत दिमाग से सुन। हम जल्दबाजी में ज्यादातर गलत फैसले लेते हैं। देख, अभी ना तो अंकल को तेरे और मनीष के बारे में पता है और ना ही तेरे कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस की बात सुनकर अलका ने मेरे चेहरे को सवालों भरी निगाहों से देखा। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देख, तू पढ़ी लिखी, मैच्योर और कॉन्फिडेंट लड़की है। तू इस जमाने से है जहां कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। जितनी हिम्मत तू भागने में दिखा रही है, उतनी ही हिम्मत तू अपने प्यार के लिए दिखाना। और अभी सिर्फ लड़का तुझसे मिलने आ रहा है, यही ना? तो अब तू लड़के से मिलने जा रही है, ऐसा सोच। लड़के से मिल और अपने पापा से बोल कि ठीक है पापा, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। और तू यहाँ अपने हॉस्टल आकर सोचेगी, ना कि अपने घर भोपाल में, समझी? तो अभी मनीष को सब बता और पापा को आने दे। मेरी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली स्पीच सुनकर अलका वाकई सोचने पर मजबूर हो गई। तो उसने पहला कॉल नीचे पिछले 15 मिनट से इंतजार करते हुए कैब ड्राइवर को किया। भैया मैं कैब कैंसिल कर रही हूँ, थैंक यू इतना वेट करने के लिए। और फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अलका ने अगला कॉल मनीष को किया, जो अलका की उसके यहाँ आने की राह देख रहा था। अलका ने मनीष को फोन करके सब बताया और कॉल काटते हुए ये भी कहा, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ ना, तो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। इसी ने मुझे सब समझाया। मैं बेकार में इतना घबरा गई थी, भूल ही गई थी कि मेरी खुद की भी एक आवाज़ है। जब मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो तो मुझे मेरी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। अलका को खुश होता देख इधर खड़ी मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मतलबी और घटिया हिदायत उस दिन किसी को दी थी। काश चले जाने दिया होता अलका को उस दिन मनीष के साथ। काश मैंने उसे घर वालों का वास्ता देकर ना रोका होता। शाम को अलका के पिता और चाचा उसे अपने साथ लेकर भोपाल चले गए। अलका अपना एक मोबाइल, जिसे वो मनीष से बात करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, उसे मेरे पास ही छोड़ गई ताकि उसके घर वालों को उस पर शक करने की कोई वजह ही ना मिल सके। अलका को गए 5 दिन बीत गए थे। 5वें दिन सुबह सोकर उठते ही मुझे अलका की याद आई। तभी मुझे एहसास के साथ एक चिंता का भाव भी महसूस हुआ कि अलका को गए 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसका एक भी कॉल नहीं आया और अब तक तो उसे लौट भी आना चाहिए था। मैंने अपने चाय का कप टेबल पर रखते हुए अपना फ़ोन उठाया और उसे कॉल लगा दिया। पहली बार बेल पूरी गई लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। मैंने एक लंबी सांस लेते हुए फिर से फ़ोन लगा दिया। इस बार किसी बुजुर्ग ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो, कौन? क्योंकि अलका का फ़ोन किसी और ने रिसीव किया तो मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हेलो, मैं अलका की रूममेट प्रज्ञा बात कर रही हूँ। अलका से बात हो जाएगी सर? हाँ बेटा, मैं अलका का दादा बात कर रहा हूँ। अलका की अभी अभी विदाई हुई है बेटा, आप बाद में फ़ोन कीजिए। और सुनिए, अलका के बॉयफ्रेंड तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, अब हमारी लड़की को परेशान किया ना तो गुड़गांव हो या भोपाल उठवा लिए जाएंगे। मैं अलका के दादाजी की ऐसी बातें सुनकर कांप उठी थी। मेरी रूह जैसे शरीर छोड़ना चाहती हो। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था
और मेरे दिमाग ने काम करना जैसे बंद कर दिया हो। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई लोहे की रॉड मेरे सर पर दे मारी हो। मैंने अपने होश संभालते हुए वो फोन ढूंढा जो मुझे अलका देकर गई थी और जिसे मैंने उसके जाने के बाद स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दिया था। मुझे याद आया कि अलका ने जाते वक्त मुझसे क्या कहा था, अगर मैं 2 दिन में नहीं लौटी ना तो मनीष को इन्फॉर्म कर देना कि वो पुलिस को कंप्लेन कर दे कि मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। मैं दम से जमीन पर धराशायी हो गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर उस दिन अलका चली गई होती तो उसके घर वाले मेरा क्या ही बिगाड़ लेते, कुछ भी तो नहीं। अलका और मनीष आज एक साथ खुश होते और मैं मनीष को क्या जवाब दूं अब। मेरी वजह से ये सब क्या हो गया। मैंने इन दोनों की जिंदगी तबाह करके रख दी। अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि कुछ भी कर बैठी। कैसे माफ करूंगी खुद को। खैर, मैंने जल्दी से अलका का वो फोन ऑन किया। फोन ऑन करते ही मनीष के मिस्ड कॉल्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए। 172 व्हाट्सएप मैसेजेस। क्या हो गया ये मुझसे। जैसे ही मैंने चैट का आखिरी मैसेज पढ़ा जो आज सुबह 7:19 पर भेजा गया था, मैसेज पढ़कर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, तुम इतनी बड़ी बेवफा निकलोगी अलका, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता चला तुम्हारी शादी हो चुकी है उसी लड़के से जिससे तुम मिलने गई थी। बहुत खुश होंगी ना तुमने और प्रज्ञा ने मिलकर मेरा भरोसा छलनी कर दिया। उसी की सलाह पर गई थी ना तुमने भी जाकर सोचा होगा कहाँ बिना माँ बाप का लड़का जो सिर्फ एक नौकरी करता है और तुम्हारे भरोसे जिंदा है, और कहाँ वो करोड़पति लड़का जिसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए चुना है। पागलों की तरह तुम्हें दोनों नंबर्स पर कॉल कर रहा हूँ। टूट गया हूँ मैं अलका। अब तुम नहीं तो क्या करूँगा यहाँ रहकर, और क्या जिंदा भी रह पाऊँगा अब नहीं जानता। जब भी तुम्हें ये मैसेज मिले तो एक बार मुझे याद कर लेना कि कोई था जिसने तुम्हें पागलों की तरह चाहा था। तुम्हारे सिवा कोई और तो था नहीं इस दुनिया में मेरा। अलविदा अलका। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने तुरंत मनीष को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मनीष को कॉल करते करते सुबह से रात हो गई थी। उस रोज़ ना मैंने खाना खाया और ना ही अपने कमरे से बाहर ही निकली। पागलों की तरह से रहते हुए कई रोज़ बीत चुके थे। अलका और मनीष के साथ जो कुछ भी हुआ उसका गिल्ट मेरी आंखों में ऐसे बस चुका था जिसकी वजह से मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती थी। उदास गुमसुम किसी की एक आहट पर चौंक जाना, अंधेरे से घबराहट होना और अलका की तस्वीरें जो मेरे कमरे में रह गई थी उनसे खौफ खाना मेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। कई महीने बीत गए जब एक रात को सोते वक्त मेरा फ़ोन ठीक ऐसे ही घनघनाया जैसे आज एक अननोन नंबर से कॉल आया था। मैंने घबराते हुए फ़ोन उठाया तो उधर से आती आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। अलका का फ़ोन था जो मुझ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसने गुस्से से कहा, तूने उस दिन मुझे क्यों रोका प्रज्ञा? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी एक गलत सलाह की वजह से आज मैं नर्क में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। जानती है, सब है मेरे पास लेकिन प्यार करने के लिए कोई नहीं। मेरा पति अपने बिजनेस में घाटे का गुस्सा मेरे गाल पर तमाचे के साथ देता है। मैं उसकी फ्रस्ट्रेशन उतारने का एक सामान भर हूँ। बड़े से घर में बहुत अकेली जिंदगी बिता रही हूँ मैं, और उसका कारण सिर्फ तू है। लेकिन फिर भी मैं तुझे कोई बद्दुआ नहीं दूंगी। जा, तू खुश रह। मेरी तो जैसे तैसे अब कट जाएगी, और अगर ना कटी तो जीवन की डोर तो मेरे खुद के हाथ में है ना। अच्छा चल, रखती हूँ। बस इतना सा एहसान करना कि जब भी मैं तुझे फ़ोन करूँ तो उठा लेना, और कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं अपना गुस्सा बांट सकूँ। रखती हूँ। उस फ़ोन के कटने के साथ ही मेरे कमरे में एक नकारात्मकता छा गई। अलका आए दिन मुझे फ़ोन करने लगी।
कभी मुझ पर मनीष को वक्त रहते उसकी बात ना कहने का गुस्सा, तो कभी उसे ना रोकने का गुस्सा उतारती और मैं इसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुनती रहती। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन अलका की जिंदगी में सब सही हो जाएगा और उस दिन शायद वो मुझे माफ कर दे।